हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे तैसे करके इलेक्शंस हो गए। बड़े एक्साइटेड थी मैं इलेक्शंस के लिए एंड आई एम श्योर हर जमहूरियत पसंद शख्स को होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हमारा पार्टी टाइम होता है। लेकिन जैसे तैसे करके इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुए थे जी 8 फरवरी को, आज 10 फरवरी है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ और कर रही हूँ बेसिकली तब तक अभी भी कोई 10 के करीब 11 के करीब हाँ सीट्स हैं जिनके अभी नताइज आने हैं। अभी तक पूरी तरह नताइज नहीं आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह लें कि 95% नताइज आ चुके हैं। लेकिन क्यों है इतनी देर? इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई बात नहीं करा, कोई इस बारे में बात नहीं करा कि जी कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, और कैसे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये सारी खबरें इसी तरह से हो रही हैं कि लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग टू द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बिकॉज दीज थिंग्स दे ब्रिंग बैड नेम टू पाकिस्तान। खैर एनीवेज मैंने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी बात करें वो कम है और सुनवाई हमारी फिर भी नहीं होनी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बात करना बंद कर देंगे, लेकिन मेरे पास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करने के लिए, क्योंकि अभी मरहला है अब हुकूमत साजी का और अब बनानी है हुकूमत। लेकिन हुकूमत बनाने से पहले ये जो एग्जैक्टली अभी जो टाइम चल रहा है ना, आज 10 फरवरी 11 फरवरी एंड प्रॉब्ली 12 फरवरी तक, ये जो 2-3 दिन है ना, ये इतने ज़्यादा क्रूशल और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हर एक ने अपनी भाव ताव करना है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है और हर एक ने बताना है कि जी उनके पास कितनी ताकत है और उन्होंने कैसे जो है वो फेवर्स लेनी है, अपनी पावर का इस्तेमाल करना है और कि उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ कि रात गए जो एक मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसका बैकग्राउंडर क्या है, उस मुलाकात में क्या हुआ और उस मुलाकात के बाद क्या हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक हल्का सा इसका टीज़र दिया था, क्योंकि तब तक अभी खबर पक्की नहीं थी, पूरी तरह पक के आई नहीं थी। अब मेरे पास पूरी पक करके भुनी हुई खबर आ चुकी है। वो जो अच्छी सी भुनी हुई खबर होती है ना, जिसकी जैसे हंडिया भुनती है और फिर उसके बाद उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो उसी तरह से वो भुनी हुई खबर भी मेरे पास आ चुकी है। और वो खबर इस तरह से शुरू हुई कि नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच है, मैं उसको विक्ट्री स्पीच कहूँगी, क्यों कहूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे भी पूरी कहानी है, हालांकि वो विक्ट्री स्पीच बनती नहीं थी, लेकिन मैं उसको विक्ट्री स्पीच इसलिए कहूँगी क्योंकि नून लीग ने उसको विक्ट्री स्पीच ही कहा है। उसके ऊपर पूरी कहानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये वाला जो चैप्टर है ना ये ख़त्म कर लूँ। नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर करने के लिए आना था, तो जब उनको ये बताया गया, ये थॉट प्रोसेस चला और ये पैगाम रसानी हुई और डिफरेंट आइडियाज़ पॉपिन किए गए कि अभी तो अब पीपल्स पार्टी से और जरदारी साहब से बात करनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ का पहला रिएक्शन ये था कि नहीं, मतलब जरदारी साहब से अभी नहीं करते बात, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शंस के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। तो फिर उनको कहा गया कि नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी। तो एनीवेज फिर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा दी। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने जब पता चल गया कि उन्होंने अब आसिफ अली जरदारी साहब से कॉन्टैक्ट करना है, तो जरदारी साहब भी मिलना नहीं चाह रहे थे। ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जरदारी साहब इसलिए नहीं मिलना चाह रहे थे कि जी कोई उन पर तनकीद हो गई, ये हो गई। जरदारी साहब जो हैं वो इसलिए नहीं मिलना चाह रहे थे क्योंकि जरदारी साहब बहुत भार में है इस टाइम पर, और इसलिए वो भार में हैं क्योंकि जो इस वक्त पूरी सियासत है वो जरदारी साहब के गिर्द घूम रही है, और या फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के। पीटीआई पैक्ट इंडिपेंडेंट नहीं, असल में दूसरे इंडिपेंडेंट, कुछ आप कह लें, चलें पीटीआई पैक्ट भी कह लें, सारे इंडिपेंडेंट कह लें, चले सारे कह लें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के। अब जो जरदारी साहब हैं, आपको पता है उनका तो कमाल है, उनका ये कमाल है कि उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग इलेक्शन के बाद शुरू होती है और वो बहुत पक्का काम करते हैं, चाहे सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे जनरल इलेक्शंस हों, जोड़ तोड़, मुफाहमत, हुकूमत बनाना, हुकूमत गिराना। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये काम जरदारी साहब से बेहतर कर सके। मैं चैलेंज करती हूँ, जरदारी साहब के अपने घर में ऐसा कोई नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है, बिलावल भी ऐसे नहीं है। हो सकता है बन जाएं मजीद 1-2 इलेक्शंस के बाद, क्योंकि ग्रूम बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो अपनी चलाकियाँ दिखा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी और बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। मैं मॉरली और या पॉलिटिकली वो चीज़ें ठीक हों या ना हों, लेकिन उनका जो भार है वो बढ़ता जा रहा है, उनके स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब है वो इसलिए थोड़े से रिलक्टेंट थे कि अभी क्या, मतलब अभी देखते हैं ना, पूरे रिजल्ट्स तो आने दे, अभी क्या मैं मिलके करूं। लेकिन उनको कहा गया, अब वो जो एक इंपॉर्टेंट शख्सियत और एक ताकतवर शख्सियत जिसने आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए कन्विंस किया, ऑर्डर तो आ गया था कि जी मिलना है, तो जब कन्विंस किया तो वो शख्सियत कौन थी? वो शख्सियत
पीसीबी के चेयरमैन और निगरां वजीर इत्तलात साबिका, कौन से? मोहसिन नकवी साहब। यस, गुलबर्ग के अंदर मोहसिन नकवी साहब के घर पे आधी रात को मुलाकात हुई। लेकिन 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 ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे ही बता दूं मुलाकात हुई, रुके तो सही, ठहरे तो सही। मोहसिन नकवी साहब ने जब जरदारी साहब से कहा कि जी आइए मुलाकात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को जब पता चला तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा चले ठीक है, ओके, मिल लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी मैं क्यों मिलूं, मुझे क्या ज़रूरत है मिलने की, मुझे थोड़ी उनसे कुछ लेना है, मुझे थोड़ी उनसे कुछ मांगना है। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको नहीं मांगना है, लेकिन उनको तो आपकी ज़रूरत है, आप बैठें, मिलते हैं। खैर जी, जाहिर बात है आसिफ अली जरदारी साहब के बच्चे हैं वो, और इनकार भी नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी साहब की वज़ादारी भी आपको पता है बहुत है, शहबाज शरीफ साहब भी इस मामले में वज़ादार, ये दोनों सियासतदान इस मामले में वज़ादार हैं ऑफकोर्स। खैर जी, मुलाकात हुई। जो पहली मुलाकात हुई उसमें तो शिकवे शिकायतें ही हुए। जब मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों ने बड़े हमें ताने सुनाए हैं और बिला वजह ताने सुनाए हैं। तो आगे से आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका जवाब दिया कि वो तो इलेक्शन मुहिम थी, वो अब ख़त्म हो चुकी। और मियाँ साहब, आपने कौन सा जवाब नहीं दिया, आपने भी तो जवाब दिया, आपने भी तो हमें ताने सुनाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसमें जवाब दिया कि ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर बार बार आपको पता है तनकीद की जा रही है, ताने आ रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई दोनों हजरात के चेहरे पे। लेकिन इससे भी पहले एक आपको कहानी बतानी कि आसिफ अली जरदारी साहब गुलबर्ग में आए कैसे। उन्होंने कहा कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको लेकर के गाड़ी में बैठ कर के कहीं पे गए, फिर वहाँ से वापस आए, और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी और जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में शिकवे शिकायतें, और फिर उसके बाद ये हुआ तय कि पंजाब के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा बहुत शेयर चाहिए, और पीपल्स पार्टी और पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो मिल करके कुछ करेंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी की 8-10 सीटें अभी तक पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल से फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, और लेकिन रफली इसी तरह ही है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मदद मांगी है, और वहाँ पे भी एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है बलूचिस्तान में। लेकिन वहाँ पे जो बलूचिस्तान हुकूमत के जो हेड होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वो कोई बलोच नेशनलिस्ट होंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। इसके ऊपर भी हतमी जैसे ही फैसला होगा हम बताएंगे। ये मैं अभी ये सारे ऑप्शंस डिस्कस हुए इस मीटिंग के अंदर, ये मैं आपको मीटिंग का हवाला बता रही हूँ। इसके अलावा ये डिस्कस हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही ना जो वो इंडिपेंडेंट है ना, पीटीआई वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको बना देनी चाहिए हुकूमत। लेकिन उधर मसला ये है ना कि वो कह रहे हैं कि जी वो फिर अगर उनको बनाने की इजाज़त दे दी गई या उनको अलाउ कर दिया गया, तो इससे पहले भी 10 साल पहले अलाउ किया था और फिर 10 साल के लिए वो हुकूमत गले पड़ गई थी। ये अब ये मीटिंग के अंदर इस तरह से बातें हो रही हैं, तो कोट अनकोट। तो अभी क्या करें, क्योंकि फिर ये है कि ऑफकोर्स इदारे भी, इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होली सोली पीटीआई के मैंडेट को नज़र में रखा जाए और उसको कंसिडर किया जाए, तो वो ज़्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है। और इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फ़ौज ने ज़्यादा रोड़े अटकाने नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है, आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है कि सब मिल कर के अपना फ़ैसला करो और सब मिल कर के हुकूमत बनाएं और अब अपना फ़ैसला करें, कि हमारे पे कुछ ना डालो, हमारे से कोई तवक्को ना करना। इमरान खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि जी बदले भी हम लें, कैंपेनिंग भी हम चलाएं और इलेक्शन भी हम जितवाएं, सब आपने खुद करना। और ये बातें आर्मी ने नून लीग को भी कन्वे कर दी थी। मियाँ साहब को पाकिस्तान आने से पहले चीज़ें कन्वे कर दी जाएंगी, कर दी गई थी कि आपकी राह में रुकावट तो हायल नहीं होगी, आइए अपने केसेस देखिए, अपने केसेस फाइल कीजिए, लेकिन आप ये भी मत तवक्को कीजिएगा कि जी हम आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे या हम आपके लिए दुश्मनी करेंगे। तो इस बात की तो खैर मैं वैसे आर्मी की इस पूरी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर मैं उनकी ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि पोलिंग डे के अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि अगर अमल दखल होता तो 9 मई वाले इलेक्शन ना जीतते। ठीक है, अली अमीन गंडापुर ना जीतते, जरताज गुल ना जीतती, शंदाना गुलजार ना जीतती, हमाद अजहर जो के जो वालिद साहब हैं मियाँ अजहर, वो ना जीतते। खैर वो एक अलग स्टोरी है, वो हम किसी और व्लॉग के लिए रख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज जो है वो आ रही हैं। फिर उसके बाद विफाक पर, तो उन्होंने कहा विफाक पर हम बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये ज़रूर उस मीटिंग में कहा कि हमें नई क़यादत को आगे लाना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर विफाक पर बात करनी है और अगर ऐसी कोई बात होती है तो आसिफ अली जरदारी साहब तो बिलावल का नाम पुट फॉरवर्ड करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर।
ये तो वो करेंगे या नहीं करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि वो करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वाली सिर्फ बात एक मखसूस कि जी नाम लेकर के ये जी बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर बात हुई, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें नई क़यादत को आगे आने देना चाहिए। तो मरीम अगर पंजाब देख लें, मरीम नवाज़ को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने का। उसके बाद विफाक के हवाले से जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी पार्टी से बात करके बताएंगे, और साथ ही साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अलग अलग, यानी नून लीग अपने तौर पर आज़ाद उम्मीदवार को अपनी तरफ करने की कोशिश करें, जो भी उन्होंने बार्गेन करना है, जो भी कुछ ले दे की सियासत करनी है वो करें। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको अपनी तरफ करेगी। ये था जी मुलाकात का हवाल। अब अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब इसमें कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब के अंदर नून लीग की जो सियासत है उसको मज़ीद गड़वाना चाहते हैं और दफन करना चाहते हैं। क्योंकि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कहते हैं ना कि मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है पीडीएम की हुकूमत में, तो इसका मतलब था कि सारा मलबा और सारा गंद नून लीग पर आएगा और सारा गंद उन पर डाल दो ताकि हमसे कोई ना पूछे। और हुआ भी यही, और फिर इसी चीज़ को पीपल्स पार्टी ने कैश भी कराया। बिलावल ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ को कैश कराया, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को ये पता चल चुका है, पीपल्स पार्टी को ये पता चल चुका है, पीटीआई को पता चल चुका है, ये तो मुझे भी पता चल चुका है, ये शाहजेब खानज़ादा को भी पता चल गया है, ये शहजाद इकबाल को भी पता चल गया है, ये मंसूर अली खान को भी पता चल गया है। बड़े से बड़े एंकर से लेकर के हम जैसे न्यू कमर्स, जूनियर एंकर्स को भी ये पता चल चुका है कि जी ये जो पीएमएल है ना, इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है अपना मुद्दा रखने की, अपना पॉइंट रखने की, अपनी बात रखने की, अपनी मार्केटिंग करने की, अपनी लड़ाई लड़ने की नहीं है कैपेसिटी भाईजान, नहीं है। बुरा लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है। आपको अच्छा लगवाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये सच है। और आपको भी पता है, अगर आप लोग में से कोई भी नून लीग का जेन्युइन वर्कर सपोर्टर अगर मेरी बात सुन रहा है तो आई एम 100% श्योर कि वो मुझसे एग्री करेगा। उनको ये पता है कि वो नहीं करेंगे, इसलिए बिलावल ने खुल करके खेला, बिल्कुल वैसे जैसे पीटीआई ने भी खुल करके खेला। खुल के क्या खेलना था, पीटीआई तो पर्सनल हो गई थी, वो तो गालियों पर आ गई थी, तो बदले में इनसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि इनको गालियां देनी चाहिए थी, लेकिन कोई तो जवाब होता है, कोई तो प्रेजेंस होता है। कोई प्रेजेंस नहीं है, अभी भी नहीं है। जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अभी भी कोई प्रेजेंस नहीं है। सो भाई अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मैं समझती हूँ कि नून लीग कुछ अकल के नाखून ले ले कि अगर जरदारी साहब इनको वाकई ये कह रहे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी वाकई ये कह रही है कि जी मरीम नवाज़ को आप पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दे, अगर वाकई जेन्युइनली 100% ये बात हुई है, क्योंकि देखिए हमें तो खबर जराए से मिलती है ना, ठीक है, वो खबर सच भी हो सकती है, फायर बैक भी कर सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे जितने भी सर्वेज थे, जितनी हमारी एनालिसिस थी नून लीग के बारे में कि जी 100 सीटें ले जाएगी, 115 सीटें ले जाएगी, नहीं हुए पूरे भाई। खबर थी, हो जाता है कभी कभी, आपके असेसमेंट, आपके तज्जिए, आपकी खबर बाउंस बैक कर जाती है। हमें भी तो खबरें सोर्सेज से मिलती है ना, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम इसके बारे में इतनी करें। ये ज्यादा बातें उनको सीरियसली सोचनी चाहिए जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जिन्होंने पाकिस्तान में करनी है हुक्मरानी। हम लोगों ने तो करनी है नौकरी, एक इदारे में नहीं करेंगे, दूसरे इदारे में कर लेंगे, सही बात है ना। तो भाई अब हमें अगर ये बात 100% सच है, तो भाई मैं कहती हूँ कि नून लीग को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, और जो जरदारी साहब कह रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, कुछ अपना भी करना चाहिए। क्योंकि मरीम नवाज अगर इस टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई तो भाई ये डिजास्टर हो जाएगा। वो या तो आई थिंक सो अनदर बुजदार साबित होंगी, या फिर दूसरी बात ये है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे आज भी मरीम नवाज़ के टैलेंट पे, मरीम नवाज़ की कैपेसिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा। बुजदार का भी तो ये मसला था ना, मैं अभी ट्रेंड नहीं हूं ना, थोड़ा सा मैं अभी ट्रेंड नहीं हूं। आपको पार्लिमानी सियासत के लिए ट्रेन होना पड़ता है, और ऐसे में पंजाब इनएक्सपीरियंस्ड और अनट्रेंड लोगों के हवाले करने का मकसद ये है कि आपने पंजाब से जो रही सही आपका वोट बैंक है ना, ये जो आपकी हज़ारों की जो लीड आ रही है वो भी गई। एक तो खैर टीम का नहीं मुझे पता कि मरीम नवाज़ की एक्चुअली टीम कौन है, और अगर मरीम नवाज़ की टीम में मरीम औरंगज़ेब है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़। मैं मरीम औरंगज़ेब पर आती हूँ, उन पर भी आती हूँ, पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। सो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एज ए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को दे दें। शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर है वो 100% है। एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो उनका वज़ीर आज़म बनना शहबाज शरीफ साहब का तो रिस्क है, वो फिर से वही रिस्क है जो वही पीडीएम में हुआ था, वही सारा मलबा, वही सारा प्रेशर।
तो जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने ऐसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ना सिर्फ परफॉर्म किया है, मैं 100% आपको दावे से कहती हूँ कि वो अब भी ऐसे चीफ मिनिस्टर पंजाब परफॉर्म करेंगे। उनकी टीम अच्छी है शहबाज शरीफ साहब की, ठीक है। उनके पास इस तरह के ये अजीब से ये लोग नहीं हैं, ये जो मैं समझती हूँ कि एनीवेज हु आर गुड फॉर नथिंग, जिनको ना पीआर आती है, ना इंगेजमेंट आती है, ना अगले बंदे को इज्जत देना आती है, जो हमेशा अपने लीडर्स को, अपने जो बॉस होए ना, वो उनको ये सबक पढ़ाते हैं कि आवाम से दूर रहें, मीडिया से दूर रहें। जो आपको ये एडवाइस कर रहा है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो आपसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दुश्मन पहचाने, ठीक है, अपने दुश्मन पहचाने। अच्छा जी, अब आ जाएं जी इस वाली बात पे कि जैसे ये मुलाकात हुई, मुलाकात ख़त्म होने के बाद जो है जरदारी साहब ने कहा कि हम कल मिलेंगे। ये डिसाइड हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने भी, जरदारी साहब ने कहा कि जब हम कल मिलेंगे, और जो कि बेसिकली आज का दिन था, लेकिन आज वो मुलाकात नहीं हुई, होनी थी। लेकिन बिलावल भी इस्लामाबाद चले गए, आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद चले गए। इससे पहले बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में बिलावल हाउस में एक मसरूफ़ दिन गुजारा। इसलिए मसरूफ़ दिन गुजारा क्योंकि उनके दो कैंडिडेट्स नदीम अफजल चंद साहब थे एंड हसन मुर्तज़ा साहब थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और बाकी पंजाब चैप्टर से उनकी मुलाकात हुई। और जो भी इलेक्शंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स थी, उस हवाले से डिस्कशन हुई। इस बात उन्होंने अपनी पार्टी का काम जारी रखा, अपडेट ली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक सारा उन्होंने अपना वो बनाया और उसके बाद चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को फ़ोन बीपर दिया और वो 19-20 मिनट का फ़ोन बीपर था बिलावल का, और उसके अंदर बिलावल ने कहा कि जी हमारे साथ तो कोई राबता ही नहीं किया गया। माँ सदके जाए भाई, पूरी दुनिया के अंदर खबरें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, और आगे से जी बिलावल कह रहे हैं हमारे से कोई ऑफिशियल राबता नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे बगैर, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बहुत अच्छी बात है, नहीं बन सकती। सो बेसिकली बिलावल ने कोई भी ऑफिशियल राबता डिनाई किया है। हालांकि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ एक मुलाकात हुई है, बल्कि वो एक एक्सटेंसिव मुलाकात थी, गिले शिकवे भी हुए उसमें। और फिर उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, और बाय द टाइम ये मैं वीडियो बना रही हूँ, या तो वो इस्लामाबाद पहुंच गए होंगे या वो पहुंचने वाले होंगे, ठीक है। अब इस्लामाबाद के अंदर वो कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। अहम मुलाकातें ऑफकोर्स आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है, ये उनका अगला प्लान है। और जरदारी साहब जब ठान लेते हैं तो फिर वो करके रहते हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों को वो अपनी तरफ कर लेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि वो नून लीग से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ कर लेंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपनी पूरी मीडिया स्पेस इस्तेमाल की है, अनलाइक पीएमएलएन का ना प्री इलेक्शन पता था, यानी इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन के बीच में पता था क्या है, ना पोस्ट, ना आफ्टर, यानी कि इलेक्शंस के बाद उनको पता था क्या है। अगर आपको इसकी एक मिसाल चाहिए तो उसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि मरियम औरंगज़ेब जो है अवेलेबल नहीं थी, फिर उसके बाद वो आज आई, वो भी रात को टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने एक फ़ोन बीपर दिया, और जब टीवी के ऊपर बीपर दे रही थी तो उनसे बात कर रहे थे शाहजेब खानज़ादा और शहजाद इकबाल। सवाल किया गया कि विक्ट्री स्पीच के हवाले से, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने बहुत ऊपर से आने की कोशिश की। ये किसने आपको कह दिया कि विक्ट्री स्पीच है? वो विक्ट्री स्पीच तो नहीं है। एंकर्स ने बोला कि भाई पीछे आतिशबाजी हो रही थी तो विक्ट्री स्पीच ही है। खैर ये बात हो नहीं सकी, लेकिन ये मैं आपको बात बता देती हूँ कि मरियम औरंगज़ेब जो कि पार्टी की इन्फॉर्मेशन को देखती हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनको ये ही नहीं पता कि उनकी पार्टी की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और उनकी पार्टी की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है जी मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था, क्या बताया था कि भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो करने लगे हैं एक ऐलान, और वो ऐलान होगा जी क्या, विक्ट्री स्पीच। अच्छा जी, मैं ज़रा ना वो ट्वीट निकाल रही हूँ। हाँ जी, मुझे मिल गई ये ट्वीट। As opposed to the false perception deliberately built by a section of media last night, PMLN Alhamdulillah emerging as the single largest party in centre and in Punjab. Some results awaited. MNS will head to the PMLN HQ, which means headquarters, for the victory speech as soon as final results are received. Inshallah, stay tuned. अब ये तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की नॉलेज का और अपडेट होने का वो है, वो तो शुक्र है एंकर्स का भला हो कि उन्होंने उनको ग्रेस किया। फिर ये एंकर्स पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ऑफ कोर्स मिस हो गया होगा एंकर से, उनको याद नहीं रहा होगा ये पॉइंट रेस करना, या ऑब्वियसली और बहुत से सवाल होंगे करने के लिए। तो शुक्र मनाएं कि एंकर्स ने ये ट्वीट
मरियम नवाज़ साहिबा की जो है वो मरियम औरंगज़ेब को नहीं दिखा दी और मज़ीद उनको जो है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ा। वरना तो उनसे पूछा जाता कि आप अच्छी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कि आपकी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और आपकी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया। उसके बाद जब उनसे कैंपेन से पूछा गया तो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जी हमने 1 महीने में हम जितना बेस्ट कर सकते थे हमने वो किया। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आप लार्जेस्ट पार्टी होने का क्लेम करते हैं, नून लीग ये क्लेम करती है कि लाहौर क्या पूरा पंजाब उनका है। इलेक्शन आधी रात को तो डिसाइड नहीं हुआ था, या एक दिन में तो डिसाइड नहीं हुआ था कि 8 फरवरी को होगा। इलेक्शन अच्छे तरीके से वाज़े तौर पर आपको पता था कि 8 फरवरी को होगा, आपको एम्पल टाइम दिया गया। वो अलग बात है कि जब मियाँ साहब लंदन से पाकिस्तान आए तो आप ये सारे लोग मियाँ साहब के इर्द गिर्द ही अपने नंबर और अपनी सीटें पक्की करने के लिए घूमते रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने, उनको उठाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। ना नवाज शरीफ साहब का कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया, ना मरियम नवाज का कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया। आज आके शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज किए गए और शहबाज शरीफ साहब का अपना एक स्टाइल है। उन्होंने जिस तरीके से, जिस हद तक वो डिफेंड कर सकते थे, उन्होंने अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में डिफेंड कर दिया। बल्कि उनमें से जो मंसूर अली खान का इंटरव्यू था, मैंने कल भी आपको बताया, मैं अब फिर बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा बैकफायर किया है। और ये डिसीजन, ये पूरी कैंपेनिंग मरियम औरंगज़ेब ने डिसाइड की थी। और क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने मरियम नवाज़ का इंटरव्यू किया था ना गिलगित बल्तिस्तान में जा करके, वो इंटरव्यू मैंने पर्सनली मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट करके अरेंज किया था कि मरियम आई वांट टू इंटरव्यू यू, क्योंकि मैं आपकी कैंपेनिंग पे हूँ। और वो इंटरव्यू मरियम औरंगज़ेब के थ्रू नहीं हुआ था। आप में से कोई, आप किसी भी एंकर से पूछ लें, मरियम औरंगज़ेब को आप मैसेज करें, आप उनसे कहें कि आपने इंटरव्यू करना, आप उनसे कहें ना, कोई जवाब ही नहीं देती। हाँ ना तो बहुत दूर की बात है। शहबाज शरीफ साहब आपको मैसेज का जवाब दे देते हैं, मरियम नवाज़ आपको मैसेज का जवाब दे देती है। मियाँ साहब, मैं लंदन गई, मैंने कहा कि जी मियाँ साहब आपसे मिलना है। उनको पता था कि जी जर्नलिस्ट आई है, उन्होंने अकोमोडेट किया, मिले हमसे। मैंने जेल में रिक्वेस्ट डाली, जब मियाँ साहब जेल में थे, मैंने जेल में रिक्वेस्ट डाली कि जी मैंने मियाँ साहब से मिलना है। मैं जेल में गई मियाँ साहब से मिलने। भाई मियाँ साहब ने ओके किया था तो हम मिलने आए ना, क्योंकि जी जो कैदी होता है उससे भी पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको दावे से कहती हूँ, अगर ये जितनी भी मुलाकातें, ये जो भी मैंने इंटरव्यू किया, जो भी, अगर ये मैं मरियम औरंगज़ेब के थ्रू कराती ना, कभी भी ना होते ये कभी भी ना होते। इनके जलसों में धक्के पड़ना, इनको कोई तमीज़ नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी एक एंकर आया है या एक रिपोर्टर आया है, धक्के मारते नीचे नीचे नीचे, दफ़ा दूर सीढ़ियाँ खींच लेते हैं स्टेजों से। ये इनके हाल हैं। पीपल्स पार्टी के जलसों पे जाएं, उनको पता चल जाए कि भाई कोई टीवी से आ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट वो किसी भी टीवी से है। उनको पता हो कि उन्होंने रिपोर्टर्स को बुलाना है, भाई वो उठा के मेन स्टेज पर आपको बिठाते हैं, ना सिर्फ बिठाते हैं बल्कि आपकी बिलावल से अलग अलग मुलाकात कराते हैं। पीटीआई का भी यही हाल है। जमान पाक में रेगुलरली, आप मुझे खुद बताएं, तस्वीरें आती थी कि नहीं, आज ये एंकर मिला, आज ये एंकर मिला, आज ये एंकर। ऐसे एंकर्स मिलते हैं? ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, ना सवाल करने का हक दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। भाई ये काम लीडर्स की टीम्स करती हैं, ये काम अब नवाज शरीफ ने खुद कहना है मुझे। नवाज शरीफ खुद कहेंगे हाँ जी शाहजेब मेरा इंटरव्यू कर लो, या हाँ जी मेरी शाहजेब खानजादा से बात कराओ। ये मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ये मीडिया के लोगों ने स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, टीवी पर आते नहीं हैं। बिलावल हर वक्त टीवी पर है, इमरान खान के हर नुमाइंदे टीवी पर है, आज राउफ हसन थे, गौहर खान हो, हर कोई जितने भी रह गए हैं ना बाहर, हर कोई टीवी पर, और आकर के पूरे पैनल के सवालों के जवाब देते हैं। एक होता ना इक्का दुक्का सवाल, पूरे पैनल के। और बिलावल की तो मैं क्या बात, केटीएन चैनल तक हो, सिंधी चैनल हो, सिटी चैनल हो, उन्होंने हर चैनल को जो उनका अप्रोच कर रहा था उनको एंटरटेन किया, चाहे 5-5 मिनट ही क्यों ना दिए उनको। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का हाल है कि हम मैनेज क्यों, इनको ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मरियम औरंगज़ेब की जबान क्यों नहीं कांपती, मैनेज। भाई मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये पीएमएलएन को उठाने के लिए आई हैं कि गड़वाने के लिए आई हैं। उसके बाद जी खैर उन्होंने आगे से फिर पूछ रही थी शाहजेब से, मरियम औरंगज़ेब शाहजेब से पूछ रही थी, हाँ जी शाहजेब आप बताएं क्या ऑप्शंस हैं। अरे भाई अगर शाहजेब खानजादा ने मरियम औरंगज़ेब को ऑप्शंस बताने हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब को पार्टी ने क्यों रखा हुआ है। तो भाई शाहजेब ने तो उसका जवाब नहीं दिया। शाहजेब बेचारे तो मुस्कुरा गए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ना सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव हैं। शाहजेब लाई पता उनका एक अपना स्टाइल है, वो इतने कैरिड अवे नहीं होते, शाहजेब का अपना एक स्टाइल है। तो लेकिन मैं आपको बताती हूँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि आपके पास और क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है ऑपोजिशन में बैठने का। आप शाहजेब से पूछ रहे हैं क्या ऑप्शन है, ये तो आपसे सवाल है, आप सियासतदान है कि शाहजेब सियासतदान है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ आपके पास ऑप्शन है ऑपोजिशन में बैठने का। एक और ऑप्शन भी आपके पास, एक और ऑप्शन भी है, मैंने पूरी वर्किंग की है, वो मैं आपको बता देती हूँ, पूरी वर्किंग करना। लेकिन हमें तो आप कुछ समझती नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। पीएमएलएन, अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, अगर कोई मजबूरी नहीं है,
अगर कोई डंडा नहीं है, अगर कोई मजबूरी नहीं है और अगर कहीं से भी आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो आप अलग भी हुकूमत बना सकते हैं। पीएमएलएन की अभी तक 73 सीट्स है, ये इनके साथ रिजर्व सीट्स मिलाकर एमक्यूएम की जो अपनी 17 सीटें हैं उसके साथ इनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिला करके जेयूआई इनके साथ है, आईपीपी इनके साथ है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जैसे तैसे करके उनको अपने साथ मिलाएं और अपनी सोलो हुकूमत, यही तो आपकी सियासत होगी। जिस तरह मैं कहती हूं कि इमरान खान की सियासत और इमरान खान की लीडरी वो थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वो कुछ भी करके सिंध हाउस में बैठे हुए लोगों को अपने साथ मिलाएं। नून लीग अगर हुकूमत में आना चाहती है, मियां साहब को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो चौथी दफा वजीर आजम ने, खुदा का वास्ता है मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं कि इतनी पूरी वो जो सब कॉन्टिनेंट है उनके इतने सीनियर पॉलिटिशियन और लाइक यू नो इतने पुराने पॉलिटिशियन, ये इनकी पूरी टीम उनकी रेपुटेशन को खराब कर रही है। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि आपके जो ताहयात कायद हैं वो चौथी बार वजीर आजम बने तो आप मेहनत करें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ भी करें, करोड़ों रुपए दे, चाहे कुछ भी करें, जो भी वादा देना पड़े। बिलावल ने आज बोला ना टीवी पर आकर कि इत्तेहादी हुकूमत में, मखलूत हुकूमत में ले दे की सियासत होती है, कुछ लो कुछ दो, आप ले दे जो भी करना करें आप, ये आपकी सियासत है। आप ये नहीं कर सकते कि हमें फोन नहीं था, सेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, हम काम कर रहे थे। वो कौन सा काम है जो नजर नहीं आ रहा भाई? कोई जादुई काम है? कौन सा काम है जो नजर नहीं आ रहा? आपने जो काम किया वो तो नजर आया। अकेले रेस में दौड़ करके भी इमरान खान नहीं थे, अकेले रेस में। और बिलावल को तो, पीपल्स पार्टी को तो आप समझते थे वो तो पंजाब में है ही नहीं, उसको तो आप लोग अपना मुखालिफ ही नहीं समझते थे, आप तो उनको अपना कंपटीशन ही नहीं समझते थे। तो अकेले ही रेस में दौड़ रहे थे ना, अकेले भी नून लीग रेस में दौड़ करके अगर 73 सीटें ला सकी है तो मुझे बताएं इसकी जिम्मेदारी किस पर है? पंजाब में देखे काम किया, मोटरवे बनाई, सड़कों का जाल आपने बिछा दिया, तो भाईजान मार्केट किसने करना है? अवाम के सवालों के जवाब किसने देने हैं? हमारे साथ कनेक्ट किसने करना है? हमें बताना किसने है? इल्जाम लगाना बड़ा आसान है और फिर ये कहना बहुत आसान है कि भाई जी प्लीज, भाई 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 मुझे हेडलाइन में लगा दे प्लीज, बहन 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 ये ट्वीट कर दे मेरे हक में। कहा है कि आप काम करें, आपका काम बोलता है लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। ना पीआर है आपकी कोई, ना आपकी कैंपेन है कोई, ना आपकी कोई मैनेजमेंट है। ये तो अपने जो कारकुनान है उनसे ना मिलने दे। इनकी मीडिया टीम और सोशल मीडिया टीम ऐसी है। एनीवेज जी, खैर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।